नमस्कार। इससे पहले कि आप इस किताब में खो जाएं, मेरे चैनल बुकज़िला को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि मुझे लगातार प्रोत्साहन मिलता रहे। धन्यवाद। नमस्कार। द आर्ट ऑफ मनी गेटिंग और गोल्डन रूल्स फॉर मेकिंग मनी। लेखक पीटी बर्नम। परिचय। संयुक्त राज्य अमेरिका में, जहां हमारे पास लोगों की तुलना में अधिक भूमि है, अच्छे स्वास्थ्य वाले व्यक्तियों के लिए पैसा कमाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इस तुलनात्मक रूप से नए क्षेत्र में सफलता के इतने सारे रास्ते खुले हैं, इतने सारे व्यवसाय जिनमें भीड़ भाड़ नहीं है कि किसी भी लिंग का कोई भी व्यक्ति जो कम से कम कुछ समय के लिए किसी भी सम्मानजनक व्यवसाय में संलग्न होने के लिए इच्छुक है, वह पा सकता है लाभदायक रोजगार। जो लोग वास्तव में एक स्वतंत्रता प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, उन्हें केवल इस पर अपना दिमाग लगाना होगा और उचित साधनों को अपनाना होगा, जैसा कि वे किसी अन्य वस्तु के संबंध में कहते हैं जिसे वे पूरा करना चाहते हैं, और बात आसानी से हो जाती है। लेकिन पैसा कमाना कितना भी आसान क्यों ना हो, इसमें कोई शक नहीं कि मेरे बहुत से सुनने वाले इस बात से सहमत होंगे कि इसे रखना दुनिया में सबसे मुश्किल काम है। धन का मार्ग है, जैसा कि डॉक्टर फ्रैंकलिन सही मायने में कहते हैं, मिल के लिए सड़क के समान सादा। इसमें केवल हमारी कमाई से कम खर्च करना शामिल है। यह एक बहुत ही साधारण समस्या है। जीनियल डिकेंस की उन खुशनुमा रचनाओं में से एक मिस्टर माइकाबर ने मामले को एक मजबूत रोशनी में रखा, जब वे कहते हैं कि प्रति वर्ष 20 पाउंड की वार्षिक आय होना और 20 पाउंड और 6 पैसे खर्च करना पुरुषों के लिए सबसे दुखी होना है, जबकि केवल 20 पाउंड की आय प्राप्त करने के लिए और खर्च करें, लेकिन 19 पाउंड और 6 पैसे नश्वर लोगों में सबसे खुश हैं। मेरे कई पाठक कह सकते हैं, हम इसे समझते हैं, यह अर्थव्यवस्था है, और हम जानते हैं कि अर्थव्यवस्था ही धन है। हम जानते हैं कि हम अपना केक नहीं खा सकते हैं और इसे रख भी सकते हैं। फिर भी मैं यह कहना चाहता हूँ कि लगभग किसी भी अन्य की तुलना में इस बिंदु पर गलतियों में विफलता के अधिक मामले सामने आते हैं। तथ्य यह है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि वे अर्थव्यवस्था को समझते हैं, जबकि वे वास्तव में नहीं समझते हैं। सच्ची अर्थव्यवस्था को गलत समझा जाता है और लोग उस सिद्धांत को ठीक से समझे बिना जीवन से गुजरते हैं। एक कहता है, मेरे पास इतनी आय है, और यहाँ मेरा पड़ोसी है जिसके पास इतना ही है, फिर भी हर साल उसे कुछ आगे मिलता है और मैं कम पड़ जाता हूँ। ऐसा क्यों है? मुझे अर्थव्यवस्था के बारे में सब पता है। वह सोचता है कि वह करता है, लेकिन वह नहीं करता। ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि अर्थव्यवस्था में पनीर पसिंग या प्रिंक्स और मोमबत्ती सिरों को बचाने, लॉन्ड्रीज के बिल से 2 पेंस काटने और हर तरह की छोटी मतलबी गंदी चीज़ें करने में शामिल है। अर्थव्यवस्था मतलबी नहीं है। दुर्भाग्य ये भी है कि इस वर्ग के लोगों ने अपनी अर्थव्यवस्था को केवल एक ही दिशा में लागू होने दिया है। उन्हें लगता है कि वे एक आधा पैसा बचाने में इतने आश्चर्यजनक रूप से किफ़ायती हैं, जहां उन्हें 2 पैसे खर्च करने चाहिए, कि उन्हें लगता है कि वे अन्य दिशाओं में खर्च कर सकते हैं। कुछ साल पहले मिट्टी के तेल की खोज या विचार करने से पहले कोई भी कृषि जिलों में लगभग किसी भी किसान के घर पर रात भर रुक सकता है और बहुत अच्छा खाना खा सकता है, लेकिन रात के खाने के बाद वह बैठने के कमरे में पढ़ने का प्रयास करता है, और यह असंभव होगा एक मोमबत्ती की अक्षम रोशनी। परिचारिका उसकी दुविधा को देखकर कहेगी, यहाँ शाम को पढ़ना मुश्किल है। कहावत कहती है,
एक बार में 2 मोमबत्तियां जलाने में सक्षम होने के लिए आपके पास समुद्र में एक जहाज होना चाहिए। हमारे पास अतिरिक्त अवसरों को छोड़कर कभी भी अतिरिक्त मोमबत्ती नहीं होती है। यह अतिरिक्त अवसर साल में 2 बार आते हैं। इस तरह अच्छी महिला उस समय में 5, 6 या $10 बचाती है। लेकिन अतिरिक्त रोशनी होने से जो जानकारी प्राप्त हो सकती है वह निश्चित रूप से 1 टन मोमबत्तियों से कहीं अधिक होगी। कृषि जिलों में लगभग किसी भी किसान के घर पर रात भर रुककर बहुत अच्छा खाना मिल सकता है। लेकिन परेशानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। यह महसूस करते हुए कि वह टालो कैंडीज़ में इतनी किफ़ायती हैं, वह सोचती है कि वह बार बार गांव जा सकती है और रिबन और फरबेलो के लिए 20 या $30 खर्च कर सकती है, जिनमें से कहीं आवश्यक नहीं है। यह झूठा अर्थ अक्सर व्यवसाय के पुरुषों में देखा जा सकता है और उन मामलों में यह अक्सर लेखन पत्र तक चलता है। आपको अच्छे व्यवसायी मिलते हैं जो सभी पुराने लिफाफे और स्क्रैप्स को सहेजते हैं और कागज़ की एक नई शीट को नहीं फाड़ते। अगर वे इससे बच सकते हैं तो दुनिया के लिए यह सब बहुत अच्छा है। वे इस तरह साल में 5 या $10 बचा सकते हैं, लेकिन इतना किफ़ायती केवल नोट पेपर में होने के कारण उन्हें लगता है कि वे शायद या समय बर्बाद कर सकते हैं। महंगी पार्टियों का आयोजन करना और अपनी गाड़ी चलाना यहाँ डॉक्टर फ्रैंकलिन के बचत में बचत और वंगछेद में बर्बादी का एक उदाहरण है। सच्ची अर्थव्यवस्था हमेशा आय को आउटगो से अधिक बनाने में होती है। यदि आवश्यक हो तो पुराने कपड़े थोड़ी देर और पहने, दस्ताने की नई जोड़ी के साथ बांटना, पुरानी पोशाक को ठीक करें। यदि आवश्यक हो तो सादा भोजन करें, ताकि सभी परिस्थितियों में जब तक कि कोई अप्रत्याशित दुर्घटना ना हो आय के पक्ष में एक मार्जिन हो। यहाँ एक पैसा और वहाँ एक $1 ब्याज पर रखा जाता है, जमा होता रहता है और इस तरह वांछित परिणाम प्राप्त होता है। इस अर्थव्यवस्था को पूरा करने के लिए शायद कुछ प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। लेकिन जब एक बार इसकी आदत हो जाती है तो आप पाएंगे कि तर्कहीन खर्च की तुलना में तर्कसंगत बचत में अधिक संतुष्टि है। यहाँ एक नुस्खा है जिसकी मैं अनुशंसा करता हूँ। मैंने इसे अपव्यय के लिए उत्कृष्ट इलाज के रूप में पाया है और विशेष रूप से गलत अर्थव्यवस्था के लिए जब आप पाते हैं कि आपके पास वर्ष के अंत में कोई अधिशेष नहीं है और फिर भी अच्छी आय है। मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप कागज़ की कुछ शीट लें और उन्हें एक किताब में बनाएं और खर्च की प्रत्येक वस्तु को चिन्हित करें। इसे हर दिन या सप्ताह में 2 कॉलम में पोस्ट करें, एक आवश्यक या यहाँ तक कि आराम और दूसरा विलासिता, और आप पाएंगे कि बाद वाला कॉलम दुगुना, तिगुना और अक्सर 10 गुना बड़ा होगा। भूतपूर्व जीवन की वास्तविक सुख सुविधाओं की कीमत है, लेकिन हम में से अधिकांश जो कमा सकते हैं उसका एक छोटा सा हिस्सा। डॉक्टर फ्रैंकलिन कहते हैं, दूसरों की आंखें हैं, ना कि हमारी अपनी आंखें, जो हमें बर्बाद करती हैं। अगर मेरे अलावा सारी दुनिया अंधी होती तो मुझे अच्छे कपड़े या फर्नीचर की परवाह नहीं करनी चाहिए। श्रीमती ग्रुंडी क्या कह सकती है? यह डर है जो कई योग्य परिवारों की नाक पीस रहा है। अमेरिका में बहुत से लोग दोहराना पसंद करते हैं। हम सभी स्वतंत्र और समान हैं। हम स्वतंत्र और समान पैदा हुए हैं। यह एक मायने में एक गौरवशाली सत्य है। फिर भी हम सभी समान रूप से समृद्ध नहीं पैदा हुए हैं और हम कभी भी नहीं होंगे। कोई कह सकता है, एक आदमी है जिसकी सालाना आय $50,000 है, जबकि मेरे पास $1,000 है। मैं उस आदमी को जानता था जब मेरे जैसा गरीब था।
अब वह अमीर है और सोचता है कि वह मुझसे बेहतर है। मैं करूँगा, उसे दिखाओ कि मैं उतना ही अच्छा हूँ जितना वह है। मैं जाकर एक घोड़ा और छोटी गाड़ी खरीदूँगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन मैं जाऊँगा और एक को किराए पर लूँगा और आज दोपहर उसी सड़क पर सवारी करूँगा जो वह करता है, और इस तरह साबित करता है उसके लिए कि मैं उतना ही अच्छा हूँ जितना वह है। मेरे दोस्त, तुम्हें वह परेशानी उठाने की ज़रूरत नहीं है। आप आसानी से साबित कर सकते हैं कि आप वह जितने अच्छे हैं। आपको केवल वैसा ही व्यवहार करना है जैसा वह करता है, लेकिन आप किसी को यह विश्वास नहीं दिला सकते कि आप जैसे हैं वैसे ही आप अमीर हैं। इसके अलावा यदि आप इन हवा पर डालते हैं तो अपना समय बर्बाद करें और अपना पैसा खर्च करें। आपकी गरीब पत्नी घर पर अपनी उंगलियों को साफ करने के लिए बाध्य होगी और एक बार में उसकी चाय 2 औंस खरीदेगी और बाकी सब कुछ अनुपात में, ताकि आप उपस्थिति बनाए रख सकें और आखिरकार किसी को धोखा ना दें। दूसरी ओर श्रीमती स्मिथ कहती है कि उनके पड़ोसी ने उनके पैसे के लिए जॉनसन से शादी की और हर कोई ऐसा कहता है। उसके पास $1000 के ऊंट के बालों की शॉल है और वह स्मिथ को उसकी नकल करवाएगी और वह चर्च में अपने पड़ोसी के ठीक बगल में एक चबूतरे पर बैठेगी। मेरी अच्छी औरत, तुम दुनिया में आगे नहीं बढ़ोगे अगर तुम्हारा घमंड और ईर्ष्या इस तरह आगे बढ़े। इस देश में जहां हम जानते हैं या इस देश में जहां हम मानते हैं कि बहुमत को शासन करना चाहिए, हम फैशन के संबंध में उस सिद्धांत की उपेक्षा करते हैं और मुट्ठी भर लोगों को खुद को अभिजात वर्ग कहते हैं, पूर्णता के झूठे मानक को चलाने जाते हैं और उस स्तर तक बढ़ने का प्रयास करते हैं। हम लगातार खुद को गरीब रखते हैं, हर समय बाहरी दिखावे के लिए खुदाई करते रहते हैं। कितना बुद्धिमान होना चाहिए स्वयं के लिए कानून और कहें हम अपनी आय से अपने खर्च को नियंत्रित करेंगे और बरसात के दिन के लिए कुछ तैयार करेंगे। लोगों को धन प्राप्ति के मामले में उतना ही समझदार होना चाहिए कि किसी अन्य विषय पर जैसा कारण वैसा ही प्रभाव उत्पन्न करता है। गरीबी की ओर ले जाने वाले रास्ते पर चलकर आप धन जमा नहीं कर सकते। पुरुषों और महिलाओं को हर सनक और लालच को संतुष्ट करने के आदी हो गए हैं। सबसे पहले अपने विभिन्न अनावश्यक खर्चों में कटौती करना मुश्किल होगा और एक छोटे से घर में रहने के लिए यह एक महान आत्म इनकार महसूस करेगा कि वे आदी हो गए हैं। कम खर्चीला फर्नीचर, कम कंपनी, कम खर्चीले कपड़े, कम नौकर, कम संख्या में गेंदें, पार्टियां, थिएटर गोइंग, कैरिज राइडिंग, आनंद भ्रमण, सिगार धूम्रपान, शराब पीना और अन्य अव्यय। लेकिन आखिरकार अगर वे घोंसले अंडे द्वारा बिछाने की योजना का प्रयास करेंगे या दूसरे शब्दों में ब्याज पर जमीन में विवेकपूर्ण तरीके से निवेश की गई एक छोटी राशि, तो वे खुशी से आश्चर्यचकित होंगे। अपने छोटे से ढेर के साथ साथ इस पाठ्यक्रम से उत्पन्न सभी आर्थिक आदतों से लगातार जोड़ने से प्राप्त हुआ। कपड़े का पुराना सूट और पुराना बोनट और पोशाक एक और मौसम के लिए जवाब देंगे। क्रोटन या झरने के पानी का स्वाद शैंपेन से बेहतर होता है। एक ठंडे स्नान और एक तेज सैर बेहतरीन कोच में सवारी की तुलना में अधिक आनंददायक साबित होगी। एक सामाजिक चैट पारिवारिक मंडली में एक शाम की पढ़ाई या हंट द स्लीपर और ब्लाइंड मैन्स बफ का 1 घंटे का खेल 50 या $500 की पार्टी की तुलना में कहीं अधिक सुखद होगा। जब लागत में अंतर पर प्रतिबिंब के जो लोग बचत के सुख को जानने लगते हैं वे इसमें लिप्त हो जाते हैं। हजारों पुरुषों को गरीब रखा जाता है
और हजारों लोगों को ऐसा बनाया जाता है जब वे जीवन भर उन्हें अच्छी तरह से समर्थन देने के लिए पर्याप्त रूप से प्राप्त कर लेते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी जीवन योजना को बहुत व्यापक मंच पर रखा जाता है। कुछ परिवार प्रति वर्ष 20,000 डॉलर खर्च करते हैं और कुछ बहुत अधिक, और शायद ही पता होगा कि कम में कैसे जीना है, जबकि अन्य लोग उस राशि के 20वें हिस्से पर अधिक ठोस आनंद प्राप्त करते हैं। समृद्धि विपत्ति की तुलना में अधिक गंभीर परीक्षा है, विशेष रूप से अचानक समृद्धि। आसान आओ आसान जाओ, एक पुरानी और सच्ची कहावत है। गर्व और घमंड की भावना जब पूरी तरह से हावी होने की अनुमति दी जाती है, वह अमर नासुर कीड़ा है जो मनुष्य की सांसारिक संपत्ति में बहुत ही महत्वपूर्ण गुणों को कुतरता है, चाहे वे छोटी हो या बड़ी, सैकड़ों या लाखों। बहुत से लोग जैसे ही वे समृद्ध होने लगते हैं, तुरंत अपने विचार का विस्तार करते हैं और विलासिता के लिए खर्च करना शुरू करते हैं, जब तक कि थोड़े समय में उनके खर्च उनकी आय को निगल नहीं लेते हैं और वे दिखावे को बनाए रखने के अपने हास्यास्पद प्रयासों को में बर्बाद हो जाते हैं और सनसनीखेज बनाते हैं, जबकि अन्य उस राशि के 20वें हिस्से पर अधिक ठोस आनंद प्राप्त करते हैं। समृद्धि विपत्ति की तुलना में अधिक गंभीर परीक्षा है। मैं भाग्य के एक सज्जन को जानता हूँ जो कहता है कि जब वह पहली बार समृद्ध होना शुरू हुआ तो उसकी पत्नी के पास एक नया और सुरुचिपूर्ण सोफ़ा होगा। वह सोफ़ा, वे कहते हैं, मेरी कीमत $30,000 है। जब सोफ़ा घर पहुंचा तो माचिस की तीली मंगवाना जरूरी पाया। फिर साइन बोर्ड या साइड बोर्ड, कालीन, टेबल, उनके साथ पत्राचार और इसी तरह फर्नीचर के पूरे स्टॉक के माध्यम से जब अंत में यह पाया गया कि घर फर्नीचर के लिए काफ़ी छोटा और पुराने ढंग का था और नई खरीद के अनुरूप एक नया बनाया गया था, इस प्रकार मेरे दोस्त ने कहा, $30,000 के परिव्यय का योग उस सिंगल सोफे के कारण और मुझ पर काठी, नौकरों, उपकरणों के आकार में और एक अच्छा स्थापना रखने का पर आवश्यक खर्च, परिचारक, $11,000 का वार्षिक परिव्यय और उस पर एक कड़ी चुटकी, जबकि 10 साल पहले हम बहुत अधिक वास्तविक आराम के साथ रहते थे, क्योंकि बहुत कम देखभाल के साथ कई सैकड़ों पर। सच्चाई यह है कि उन्होंने जारी रखा, वह सोफ़ा मुझे अपरिहार्य दिवालियेपन की ओर ले आया होगा। समृद्धि के लिए सबसे बेजोड़ शीर्षक ने मुझे इसके ऊपर नहीं रखा था और मैंने एक पानी का छिंटा करने की स्वाभाविक इच्छा की जांच नहीं की थी। जीवन में सफलता की नींव अच्छा स्वास्थ्य है। वह आधार भाग्य है, वह खुशी का आधार भी है। एक व्यक्ति बीमार होने पर बहुत अच्छी तरह से धन जमा नहीं कर सकता है। उसकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, कोई प्रोत्साहन नहीं, कोई बल नहीं। बेशक ऐसे लोग हैं जिनका स्वास्थ्य खराब है और वे इतनी इसकी मदद नहीं कर सकते। आप यह उम्मीद नहीं कर सकते कि ऐसे व्यक्ति धन जमा कर सकते हैं, लेकिन खराब स्वास्थ्य में बहुत से लोग हैं जिन्हें ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। यदि तो स्वास्थ्य जीवन में सफलता और खुशी की नींव है, यह कितना महत्वपूर्ण है कि हमें स्वास्थ्य के नियमों का अध्ययन करना चाहिए, जो कि प्रकृति के नियमों के लिए एक और अभिव्यक्ति है। हम प्रकृति के नियमों के जितने करीब होंगे, हम उसके स्वास्थ्य के उतने ही करीब होंगे। और फिर भी ऐसे कितने लोग हैं जो प्राकृतिक नियमों का ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन पूरी तरह से उनका उल्लंघन करते हैं, यहाँ तक कि अपने स्वयं के प्राकृतिक झुकाव के खिलाफ भी। हमें यह जानना चाहिए कि प्रकृति के नियमों के उल्लंघन के संबंध में अज्ञानता का पाप कभी नहीं देखा जाता है। उनका उल्लंघन हमेशा दंड लाता है। एक बच्चा अपनी उंगली को आग की लपटों में डाल सकता है, यह जाने बिना कि वह जल जाएगा, और इसलिए पीड़ित है। पश्चाताप यहाँ तक कि स्मार्ट को नहीं रोकेगा।
हमारे बहुत से पूर्वज वेंटिलेशन के सिद्धांत के बारे में बहुत कम जानते थे। वे ऑक्सीजन के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे और कुछ भी और किसी के पास आभारी होने का बेहतर कारण नहीं था। शायद खिड़की में या दरवाजे में कुछ बड़ी दरार थोड़ी ताज़ी हवा में आने दें और इस तरह उन्हें बचा लिया, और किसी तरह के पास आभारी होने का बेहतर कारण नहीं था। शायद खिड़की में या दरवाजे में कुछ बड़ी दरार थोड़ी ताज़ी हवा में और इस तरह उन्हें बचा लिया। फैशन की खातिर कई लोग जानबूझकर अपने बेहतर आवेगों के खिलाफ प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करते हैं। उदाहरण के लिए एक चीज़ है जो एक नीरस कीड़ा के अलावा कुछ भी जीवित नहीं है, जिसे कभी स्वाभाविक रूप से प्यार किया जाता है, और वह है तंबाकू। फिर भी ऐसे कितने लोग हैं जो जानबूझकर एक अप्राकृतिक भूख को प्रशिक्षित करते हैं और तंबाकू के प्रति इस आरोपित घृणा को इस हद तक दूर करते हैं कि वे इसे प्यार करने लगते हैं। उन्होंने एक जहरीले गंदे खरपतवार को पकड़ लिया है, या यूं कहें कि जो उन्हें मजबूती से पकड़ लेता है। यहाँ विवाहित पुरुष हैं जो कालीन और फर्श पर तंबाकू का रस थूकने के लिए दौड़ते हैं, और कभी कभी अपनी पत्नियों पर भी। वे अपनी पत्नियों को नशे में धुत पुरुषों की तरह दरवाजे से बाहर नहीं निकालते, लेकिन उनकी पत्नियां, मुझे कोई संदेह नहीं है, अक्सर काश के घर से बाहर होती। एक और खतरनाक विशेषता यह है कि यह कृत्रिम भूख ईर्ष्या की तरह जो खाती है उसे बढ़ती है। जब आप उस चीज़ से प्यार करते हैं जो अप्राकृतिक है, तो हानिकारक चीज़ों के लिए स्वाभाविक इच्छा की तुलना में हानिकारक चीज़ों के लिए एक मजबूत भूख पैदा होती है। एक पुरानी कहावत है जो कहती है कि आदत दूसरी प्रकृति है, लेकिन एक कृत्रिम आदत प्रकृति से अधिक मजबूत होती है। उदाहरण के लिए, एक पुराना तंबाकू चबाने वाला कोविड के लिए उनका प्यार किसी विशेष प्रकार के भोजन के लिए उनके प्यार से अधिक मजबूत है। वह खरपतवार छोड़ने की तुलना में भुना हुआ बीफ आसानी से छोड़ सकता है। युवा लड़कों को खेद है कि वे पुरुष नहीं हैं। वे लड़कों को बिस्तर पर जाना और पुरुषों को जगाना चाहेंगे, और इसे पूरा करने के लिए वे अपने वरिष्ठों की बुरी आदतों की नकल करते हैं। लिटिल टॉमी और जॉनी अपने पिता या चाचा को एक पाइप धूम्रपान करते हुए देखते हैं, और वे कहते हैं, अगर मैं केवल इतना ही कर पाता तो मैं भी एक आदमी होता। चाचा जॉन बाहर गए और तंबाकू का अपना पाइप छोड़ दिया। आइए हम इसे आजमाएं। वे एक माचिस लेते हैं और उसे जलाते हैं और फिर फुसफुसाते हैं, हम धूम्रपान करना सीखेंगे। क्या आपको यह पसंद है जॉनी? वह बालक प्रसन्नतापूर्वक उत्तर देता है, बहुत ज़्यादा नहीं, इसका स्वाद कड़वा होता है। धीरे धीरे वह पीला पड़ जाता है, परंतु वह दृढ़ रहता है और वह शीघ्र ही फैशन की वेदी पर बलि चढ़ाता है। लेकिन लड़के इसके चिपके रहते हैं और तब तक डटे रहते हैं जब तक कि वे अपनी प्राकृतिक भूख पर विजय प्राप्त नहीं कर लेते और अर्जित स्वाद के शिकार हो जाते हैं। मैं किताब के द्वारा बोलता हूँ क्योंकि मैंने खुद पर इसके प्रभावों को देखा है। यहाँ तक कि एक दिन में 10 या 15 सिगार धूम्रपान करने के लिए चला गया हूँ। हालांकि मैंने पिछले 14 वर्षों के दौरान खरपतवार का उपयोग नहीं किया है और फिर कभी नहीं करूँगा। एक आदमी जितना अधिक धूम्रपान करता है, उतना ही वह धूम्रपान करने के लिए तरसता है। धूम्रपान किया गया आखिरी सिगार बस दूसरे की इच्छा को उत्तेजित करता है, और इसी तरह लगातार। तंबाकू चबाने वाला ले लो। भोर को जब वह उठता है तो वह अपने मुंह में एक क्विड डालता है और उसे पूरे दिन रखता है। इसे कभी भी बाहर नहीं निकालता है, केवल इसे नए के लिए बदलने के लिए, या जब वह खाने के लिए जा रहा है। ओह हाँ, दिन में और शाम के अंतराल पर बहुत से चीवर क्विड निकालते हैं और उसे अपने हाथ में इतनी देर तक रखते हैं कि वह एक ड्रिंक ले सकें, और फिर उसे फिर से पॉप कर देता है। यह केवल यह साबित करता है कि रम की भूख तंबाकू की तुलना में अधिक मजबूत है।
जब तंबाकू चबाने वाला आपके देश की सीट पर जाता है और आप उसे अपना अंगूर और फलों का घर और अपने बगीचे की सुंदरता दिखाते हैं, जब आप उसे कुछ ताज़ा पके फल देते हैं और कहते हैं, मेरे दोस्त, मुझे यहाँ सबसे ज़्यादा मिला है स्वादिष्ट सेब और नाशपाती और आड़ू और खुमानी, मैंने उन्हें स्पेन, फ्रांस और इटली से आयात किया है। बस उन सुस्वादु अंगूरों को देखो, पके फल से ज़्यादा स्वादिष्ट और स्वास्थ्य कुछ भी नहीं है। इसलिए अपनी मदद करें। मैं तुम्हें इन चीज़ों से खुद को खुश देखना चाहता हूँ। वह अपनी जीभ के नीचे प्रिय क्विड को रोल करेगा और जवाब देगा, नहीं, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मेरे मुंह में तंबाकू आ गया है। उसका तालू हानिकारक खरपतवार से नशीला हो गया है और उसने फलों के लिए नाजुक और ईर्ष्यापूर्ण स्वाद को बहुत हद तक खो दिया है। इससे पता चलता है कि मनुष्य कितनी महंगी, बेकार और हानिकारक आदतों में शामिल होंगे। मैं अनुभव से बोलता हूँ। मैंने तब तक धूम्रपान किया है जब तक कि मैं एस्पेन के पत्ते की तरह कांपता नहीं हूँ। खून मेरे सिर पर दौड़ा और मुझे दिल की धड़कन थी जो मुझे लगा कि दिल की बीमारी है, जब तक कि मैं लगभग डर से मर नहीं गया। जब मैंने अपने चिकित्सक से परामर्श किया तो उन्होंने कहा, तंबाकू का उपयोग करना बंद कर दें। मैंने केवल अपने स्वास्थ्य को घायल कर रहा था और बहुत सारा पैसा खर्च करना, लेकिन मैं एक बुरी मिसाल कायम कर रहा था। मैंने उनकी सलाह मानी। 15% शिगार या मीरशैम के पीछे दुनिया का कोई भी युवक इतना सुंदर कभी नहीं देखा जितना उसने सोचा था। यह टिप्पणियां नशीले पेय के उपयोग पर 10 गुना बल के साथ लागू होती हैं। पैसा कमाने के लिए एक स्पष्ट दिमाग की आवश्यकता होती है। एक आदमी को यह देखने को मिला है कि 2 और 2 4 बनते हैं। उसे अपनी सभी योजनाओं को प्रतिबिंब और पूर्व विचार के साथ रखना चाहिए और सभी विवरणों और व्यवसायों के अंदर और बाहर की बारीकी से जांच करनी चाहिए। जिस प्रकार कोई भी व्यक्ति व्यवसाय में तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि उसके पास अपनी योजनाओं को निर्धारित करने के लिए सक्षम करने के लिए मस्तिष्क ना हो और उन्हें उनके निष्पादन में मार्गदर्शन करने के लिए कारण ना हो। इसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक व्यक्ति को कितनी ही बुद्धिमानी से आशीर्वाद दिया जा सकता है। यदि मस्तिष्क गड़बड़ है और नशीले पेय पदार्थों से विकृत उसका निर्णय, उसके लिए सफलतापूर्वक व्यवसाय करना असंभव है। ना जाने कितने अच्छे मौके बीत गए कभी ना लौटने का, जबकि एक आदमी अपने दोस्त के साथ सोशल ग्लास की चुस्की ले रहा था। नर्वस के प्रभाव में कितने मूर्खतापूर्ण सौदे किए गए जो अस्थायी रूप से अपने शिकार को लगता है कि वह अमीर है। कितने महत्वपूर्ण अवसरों को कल तक और फिर हमेशा के लिए टाल दिया गया है क्योंकि शराब के प्याले ने व्यापार में सफलता के लिए आवश्यक ऊर्जाओं को बेअसर करते हुए सिस्टम को आलस्य की स्थिति में डाल दिया है। वास्तव में शराब एक मजाक है। पेय के रूप में नशीले पेय का उपयोग उतना ही मोह है जितना कि चीनियों द्वारा अफीम का धूम्रपान, और पहला व्यवसायी की सफलता के लिए उतना ही विनाशकारी है जितना कि वादबाला। यह एक निरंतर बुराई है, दर्शन के प्रकाश में पूरी तरह से अक्षम है। धर्म या अच्छी समझ, यह हमारे देश में लगभग हर दूसरी बुराई का जनक है। व्यापार में सफलता के लिए आवश्यक ऊर्जाओं को निष्क्रिय करना, वास्तव में शराब एक मजाक है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। अपने व्यवसाय को गलत मत समझो। जीवन की शुरुआत करने वाले युवक के लिए सबसे सुरक्षित योजना और सबसे सुनिश्चित सफलता वह व्यवसाय को चुनना है जो उसके स्वाद के लिए सबसे अनुकूल हो। इस संबंध में अक्सर माता पिता और अभिभावक काफ़ी लापरवाह होते हैं। एक पिता के लिए यह कहना बहुत आम है, उदाहरण के लिए, मेरे 5 लड़के हैं, मैं बिली को एक पादरी बनाऊंगा, जॉन को एक वकील, टॉम को एक डॉक्टर और डिक को एक किसान।
फिर वह शहर में जाता है और देखता है कि वह सैमी के साथ क्या करेगा। वह घर लौटता है और कहता है, सैमी, मैं देखता हूँ कि घड़ी बनाना एक अच्छा व्यवसाय है। मुझे लगता है कि मैं तुम्हें सुनार बना दूंगा। सैम के स्वाभाविक झुकाव या प्रतिभा की परवाह किए बिना वह ऐसा करता है। हम सभी निस्संदेह एक बुद्धिमान उद्देश्य के लिए पैदा हुए हैं। हमारे दिमाग में उतनी ही विविधता है जितनी हमारे चेहरे में। कुछ जन्मजात प्राकृतिक यांत्रिकी होते हैं, जबकि कुछ को मशीनरी से बहुत घृणा होती है। 10 साल के 1 दर्जन लड़कों को एक साथ आने दो और आप जल्द ही देखेंगे कि 2 या 3 किसी सरल उपकरण को चिट्ठा कर देते हैं। ताले या जटिल मशीनरी के साथ काम करना। जब वे केवल 5 वर्ष के थे तो उनके पिता को पहेली की तरह उन्हें खुश करने के लिए कोई खिलौना नहीं मिला। वे प्राकृतिक यांत्रिक हैं, लेकिन अन्य 8 या 9 लड़कों की योग्यता अलग है। मैं बाद के वर्ग से संबंधित हूँ। तंत्र के प्रति मुझे जरा सा भी प्रेम नहीं था। इसके विपरीत मुझे जटिल मशीनरी से एक प्रकार का घृणा था। मेरे पास कभी इतनी सरलता नहीं थी कि मैं एक साइडर टैप को काट दूं ताकि यह लीक ना हो। मैं कभी ऐसे कलम की नहीं बना सका जिसमें मैं लिख सकूं या भाप इंजन के सिद्धांत को समझ सकते हैं। अगर कोई आदमी मेरे जैसे लड़के को ले जाए और उसे चौकीदार बनाने की कोशिश करे तो वह लड़का 5 या 7 साल की शिक्षुता के बाद लगभग हो सकता है और एक साथ घड़ी लगा सकता है, लेकिन जीवन भर वह पहाड़ी पर काम करना रहेगा। पाम और अपना काम छोड़ने और अपना सामान बर्बाद करने के लिए हर बहाने को पकड़ लेता है। वॉच मेकिंग उसके लिए प्रतिकारक है। जब तक कोई व्यक्ति स्वभाव से उसके लिए इच्छित व्यवसाय में प्रवेश नहीं करता है और अपनी विशिष्ट प्रतिभा के लिए सबसे उपयुक्त है, वह सफल नहीं हो सकता। मुझे यह विश्वास करते हुए खुशी हो रही है कि अधिकांश व्यक्तियों को अपना सही व्यवसाय मिल जाता है। फिर भी हम कई लोगों को देखते हैं जिन्होंने अपना बुलाइट को गलत समझा और लोहार से ऊपर या नीचे पादरी तक। उदाहरण के लिए, आप उस असाधारण भाषाविद शिखा लोहार को देखेंगे जिसे भाषाओं का शिक्षक होना चाहिए था, और आपने वकीलों, डॉक्टरों और पादरियों को देखा होगा जो स्वभाव से न्याय या लैपस्टोन के लिए बेहतर थे। सही स्थान चुनें। सही व्यवसाय हासिल करने के बाद आपको उचित स्थान का चयन करने में सावधानी बरतनी चाहिए। हो सकता है कि आपको एक होटल कीपर के लिए काट दिया गया हो और वे कहते हैं कि इसके लिए होटल को कैसे रखना है। यह जानने के लिए एक प्रतिभा की आवश्यकता है। आप घड़ी घड़ी की तरह एक होटल का संचालन कर सकते हैं और हर दिन 500 मेहमानों को संतोषजनक ढंग से प्रदान कर सकते हैं। फिर भी यदि आपको अपना घर एक छोटे से गांव में ढूंढना चाहिए जहां कोई रेल मार्ग, संचार या सार्वजनिक यात्रा नहीं है, तो वह स्थान आपके लिए बर्बाद हो जाएगा। यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि आप उस व्यवसाय को शुरू ना करें जहां एक ही व्यवसाय में सभी मांगों को पूरा करने के लिए पहले से ही पर्याप्त है। मुझे एक मामला याद है जो इस विषय को दर्शाता है। जब मैं 1858 में लंदन में था, तब मैं एक अंग्रेज मित्र के साथ होलबोर्न से गुजर रहा था और पेनी शो में आया। उनके पास बाहर बहुत सारे कार्टून थे जो देखने लायक अद्भुत जिज्ञासाओं को चित्रित करते थे, और वह उस पंक्ति में सबसे तेज आदमी साबित हुआ जिससे मैं कभी मिला था। उन्होंने हमें अपनी दाढ़ी वाली महिलाओं, अपने अल्बिनो और उनके आर्मेडिलोस के संदर्भ में कुछ असाधारण कहानियां सुनाई जिन पर हम शायद ही विश्वास कर सकें, लेकिन उन्होंने सोचा कि बहुत की देखभाल करने से बेहतर है
इस पर विश्वास करें। उसने अंत में हमारा ध्यान किसी मोम की मूर्ति की ओर आकर्षित करने के लिए कहा और हमें बहुत सारी गंदी मोम की कल्पनीय आकृतियां दिखाई। वे ऐसे लग रहे थे जैसे उन्होंने जल प्रलय के बाद से पानी नहीं देखा हो, और वह उस पंक्ति में सबसे तेज आदमी साबित हुआ जिससे मैं कभी मिला था। उन्होंने हमें अपनी दाढ़ी वाली महिलाओं, उनके अल्बिनो और उनके आर्मिडलोस के संदर्भ में कुछ असाधारण कहानियां सुनाई। तुम्हारी मूर्ति के बारे में इतना अद्भुत क्या है? मैंने पूछ लिया। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप इतने व्यंग्यपूर्ण तरीके से ना बोलें। उन्होंने उत्तर दिया, सर, ये मैडम तुसाद के मोम के आंकड़े नहीं हैं। सभी गिल्ट और टिनसेल और नकली हीरे से ढके हुए हैं और नक्काशी की और तस्वीरों से कॉपी किए गए हैं। मेरा महोदय जीवन से लिया गया था। जब भी आप उनमें से किसी एक को देखते हैं तो आप यह मान सकते हैं कि आप जीवित व्यक्ति को देख रहे हैं। उन पर लापरवाही से नज़र डालने पर मैंने हेनरी 8th लेवल वाले एक को देखा और यह देखकर थोड़ा उत्सुक महसूस हुआ या उत्सुक महसूस कर रहा था कि यह जीवित कंकाल केल्विन एडिसन जैसा दिखता है। मैंने कहा, क्या आप इसे हेनरी द 8वां कहते हैं? उसने उत्तर दिया, निश्चित रूप से श्रीमान, यह हैम्पटन कोर्ट में जीवन से लिया गया था और उनकी महिमा के विशेष आदेश से। यदि मैं विरोध करता तो वह दिन का समय देता। मैंने कहा, हर कोई जानता है कि हेनरी 8th एक बड़ा बूढ़ा राजा था और वह दुबले पतले राजा थे। उसे तुम क्या कहते हो? क्यों? उन्होंने उत्तर दिया, यदि आप वहाँ बैठे हैं तो आप दुबले हो जाएंगे और जब तक आप वहाँ बैठे रहेंगे। इस तरह के तर्कों का कोई विरोध नहीं था। मैंने अपने अंग्रेज मित्र से कहा, चलो बाहर चलते हैं। उसे मत बताना कि मैं कौन हूँ। मैं सफ़ेद पंख दिखाता हूँ, वह मुझे मारता है। वह दरवाजे पर हमारा पीछा कर रहा था और गली में भीड़ को देखकर उसने पुकारा, देवियों और सज्जनों, मैं आपका ध्यान अपने आगंतुकों के सम्मानजनक चरित्र की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। हमारी ओर इशारा करते हुए जैसे हम चले गए। कुछ दिन बाद मैंने उनसे भेंट की, उसे बताया कि मैं कौन था और कहा, मेरे दोस्त, आप एक बेहतरीन शोमैन हैं, लेकिन आपने एक खराब लोकेशन चुनी है। उसने उत्तर दिया, यह सच है श्रीमान, मुझे लगता है कि मेरी सारी प्रतिभाएं फेंक दी गई हैं, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? आप अमेरिका जा सकते हैं, मैंने जवाब दिया। आप वहाँ अपने संकायों को पूरा नाटक दे सकते हैं। आपको अमेरिका में बहुत कोहनी मिल जाएंगी। मैं आपको 2 साल के लिए संलग्न करूँगा। उसके बाद आप अपने खाते में जा सकेंगे। उन्होंने मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और 2 साल मेरे न्यूयॉर्क संग्रहालय में रहे। फिर वे न्यू ऑरलियंस गए और गर्मियों के दौरान एक मित्र को शो व्यवसाय किया। आज वह $60,000 का है, सिर्फ इसलिए कि उसने सही व्यवसाय चुना और उचित स्थान भी हासिल किया। पुरानी कहावत है, 3 निकाल आग की तरह खराब हैं, लेकिन जब एक आदमी आग में होता है तो यह मायने रखता है कि वह कितनी जल्दी या कितनी बार हटाता है। कर्ज से बचें। जीवन की शुरुआत करने वाले युवकों को कर्ज में डूबने से बचना चाहिए। शायद ही कोई चीज़ हो जो किसी व्यक्ति को कर्ज की तरह नीचे गिरा दे। यह एक गुलामी की स्थिति में प्रवेश करने के लिए है। फिर भी हम बहुत से युवा को पाते हैं जो शायद ही अपने किशोर से बाहर कर्ज में चल रहा हो। वह एक चूम से निकलता है और कहता है, इसे देखो, मुझे नए सूट के कपड़े के लिए भरोसा हो गया है। वह कपड़ों को उतना ही देखता है जितना उसे दिया जाता है। ठीक है, ऐसा अक्सर होता है,
लेकिन अगर वह भुगतान करने में सफल हो जाता है और फिर से भरोसा किया जाता है तो वह एक आदत अपना रहा है जो उसे जीवन भर गरीबी में रखेगा। कर्ज से व्यक्ति का स्वाभिमान खत्म हो जाता है और वह खुद से लगभग घृणा करने लगता है। कुरकुरे और कराहते हुए और जो कुछ उसने उसने खाया है या जो खराब हो गया है उसके लिए काम कर रहा है। और अब जब उसे भुगतान करने के लिए कहा जाता है तो उसके पास अपने पैसे के लिए दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। इसे ठीक से एक मरे हुए घोड़े के लिए काम करना कहा जाता है। मैं उन व्यापारियों की बात नहीं करता जो उधार पर खरीद बिक्री करते हैं, या उन लोगों की बात नहीं करते जो खरीद को लाभ में बदलने के लिए उधार पर खरीदारी करते हैं। बूढ़े कवेयर ने अपने किसान बेटे से कहा, जॉन, कभी भरोसा मत करो, लेकिन अगर तुम पर किसी चीज़ के लिए भरोसा किया जाता है तो इसे खाद के लिए रहने दो, क्योंकि इससे तुम्हें इसे फिर से चुकाने में मदद मिलेगी। श्री बीचर ने युवा पुरुषों को सलाह दी कि यदि वे देश के जिलों में ज़मीन की खरीद में एक छोटी राशि के लिए कर्ज में डूब सकते हैं, अगर एक जवान आदमी वह कहता है कि केवल कुछ ज़मीन के लिए कर्ज में डूब जाएगा और फिर शादी कर लेगा, तो यह दो चीज़ें उसे सीधा रखेंगी या कुछ भी नहीं होगा। यह एक सीमित सीमा तक सुरक्षित हो सकता है, लेकिन आप जो खाते पीते हैं और पहनते हैं उसके लिए कर्ज में डूबने से बचना चाहिए। कुछ परिवारों को दुकानों पर क्रेडिट प्राप्त करने की मूर्खतापूर्ण आदत होती है और इस प्रकार वे अक्सर बहुत सी चीज़ें खरीदते हैं जिन्हें शायद छोड़ दिया गया हो। यह सब कहना बहुत अच्छा है, मुझे 60 दिनों से भरोसा है और अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो लेन देन इसके बारे में कुछ नहीं सोचेगा। दुनिया में ऐसे लोगों का कोई वर्ग नहीं है जिनके पास लेनदारों जैसी अच्छी यादें हों। जब 60 दिन समाप्त हो जाएंगे तो आपको भुगतान करना होगा। यदि आप भुगतान नहीं करते हैं तो आप अपना वादा तोड़ देंगे और शायद झूठ का सहारा लेंगे। आप इसे चुकाने के लिए कोई बहाना बना सकते हैं या कहीं और कर्ज में डूब सकते हैं, लेकिन इसमें केवल आपको गहराई में शामिल किया गया है। एक अच्छा दिखने वाला आलसी युवा साथी प्रशिक्षु लड़का होरेशियो था। उसके मालिक ने कहा, होरेशियो, क्या तुमने कभी घोंघा देखा है? मैं सोचता हूँ मेरे पास है। वह बाहर निकला। आप उससे तब मिले होंगे क्योंकि मुझे यकीन है कि आपने कभी एक को पछाड़ नहीं दिया। बॉस ने कहा, आपका लेन देन आपसे मिलेगा या आपसे आगे निकल जाएगा और कहेगा, अब मेरे युवा मित्र, आप मुझे भुगतान करने के लिए सहमत हुए हैं। आपने ऐसा नहीं किया है, आप मुझे अपना नोट दें। आप ब्याज पर नोट देते हैं और यह आपके खिलाफ काम करना शुरू कर देता है। यह एक मरा हुआ घोड़ा है। लेन देन रात में बिस्तर पर जाता है और बिस्तर पर सेवानिवृत्त होने की तुलना में सुबह में जागता है, क्योंकि रात के दौरान उसकी रुचि बढ़ गई है। लेकिन जब आप सो रहे हैं तो आप गरीब हो जाते हैं, क्योंकि ब्याज आपके खिलाफ जमा हो रहा है। पैसा कुछ मायने में आग की तरह है। यह एक बहुत ही उत्कृष्ट सेवक है, लेकिन एक भयानक स्वामी है। जब आप इसमें महारत हासिल कर लेते हैं, जब ब्याज लगातार आपके खिलाफ जमा हो रहा है, तो यह आपको सबसे बुरी तरह की गुलामी में नीचे रखेगा। लेकिन पैसे को अपने लिए काम करने दो और तुम्हारे पास दुनिया का सबसे समर्पित नौकर है। यह कोई नेत्र सेवक नहीं है, कुछ भी चेतन या निर्जीव नहीं है, जो इतनी ईमानदारी से काम करेगा जितना कि ब्याज पर रखे जाने पर अच्छी तरह से सुरक्षित। यह रात और दिन और गीले या सूखे मौसम में काम करता है। मेरा जन्म ब्लू लॉ स्टेट ऑफ कनेक्टिकट में हुआ था, जहाँ पुराने प्यूरिटन के पास इतने कठोर कानून थे कि कहा जाता था उन्होंने रविवार को अपनी पत्नी को चूमने के लिए एक आदमी पर जुर्माना लगाया।
फिर भी इन अमीर पुराने प्यूरिटन के पास ब्याज पर हजारों डॉलर होंगे और शनिवार की रात को एक निश्चित राशि का मूल्य होगा। रविवार को वे चर्च जाते और एक ईसाई को सभी कर्तव्यों का पालन करते। सोमवार की सुबह जागने पर वे खुद को पिछले शनिवार की रात की तुलना में काफ़ी अमीर पाएंगे, सिर्फ इसलिए कि ब्याज पर रखा गया पैसा कानून के अनुसार पूरे दिन रविवार को उनके लिए ईमानदारी से काम करता था। इसे अपने विरुद्ध काम ना करने दें। यदि आप ऐसा करते हैं तो धन के मामले में जीवन में सफलता की कोई संभावना नहीं है। जॉन रैंडोल्फ विलक्षण वर्जीनियन ने एक बार कांग्रेस में कहा था, श्रीमान अध्यक्ष, मैंने दार्शनिक के पत्थर की खोज की है। जैसे ही तुम जाओ भुगतान करो। यह वास्तव में किसी भी रसायनज्ञ की तुलना में दार्शनिक के पत्थर के अधिक निकट है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।